हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है कि हम लोग सीआरपीसी को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और मुख्य मुख्य धाराओं को जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है तथा आपके आने वाले पुलिस के जीवन में भी ये बहुत काम की सिद्ध होंगी। तो उसमें अभी तक हमने अध्याय 1 की पहली और दूसरी धारा के बारे में चर्चा करना शुरू किया था, पर जो पहली धारा है वो सिंगल धारा है, पर जो दूसरी धारा है वो अकेली धाराएं नहीं है, उसमें बहुत सारी धाराएं हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अभी दूसरी धारा को हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें अभी तक हमने धारा 2A जो जमानतीय और गैर जमानतीय अपराधों के बारे में चर्चा कर रही थी, यानी बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में बोल रही थी। दूसरी थी जो चार्ज यानी आरोप के बारे में बात कर रही थी, उसको देख लिया है। तीसरी संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजिबल ऑफेंसेस के बारे में मैंने बात कर ली है। और चौथी 2D जो परिवाद यानी कंप्लेंट के बारे में बात करती है, इन सब को देख लिया है। इनमें से पहली और 2A और 2C एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अब इससे आगे की धाराओं की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये सब लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया था और सब बहुत दिक्कत होगी। वास्तव में बहुत दिक्कत होती है, पर कोई बात नहीं। मैं अपनी जी जान के साथ आपके प्रति समर्पित हूँ। जितना भी मैं कर सकता हूँ करना है। और बस एक चीज़ का ध्यान रखना, यूपी पुलिस में दरोगा बनना है, बनना है, बनना है। इस बात को दिमाग में, दिल में, जिगर में, गुर्दों में, किडनी में, हर जगह डाल लो। चाहे कितनी मेहनत लगे। 10,000 पद, लगभग 10,000 पद हैं। जो इस बार चूक गया ना, जिंदगी ऐसा मौका नहीं देगी। जी जान लगा दो। देखो वो बच्चे जो ओवरेज वाले हैं, कोई देख भी रहे होंगे, ओवरेज वालों को मौका मिल गया होगा, वो किस तरह तड़प रहे हैं इस मौके को पाने के लिए, और वो मौका आपके लिए सुलभ है, तो जाने मत देना। चलिए इसी बात के साथ शुरू करते हैं। आज जो मैं आपको धाराएं बताने वाला हूं, उन धाराओं में कुछ धारा ऐसी हैं जिनमें डायरेक्टली आपको पढ़ लेना है। उसमें अंदर कुछ ज़्यादा जानने का नहीं है, पर कुछ में उसकी परिभाषा को समझना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 2E के बारे में। जिस सेक्शन 2E के बारे में बात करते हैं, जो हिंदी में है 2 अंग्य पढ़ा जाएगा, 2 ड बोलेंगे, 2 ड बोला जाएगा 2M को यहाँ पे। तो थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। 2 अंग्य। अब पेपर में क्या रहता है, पेपर में दोनों तरह से आ जाता है। एक मतलब ऐसे ही लिखा है पेपर में, ऐसे ही 2E/अंग्य, ऐसे ड च छ ज ऐसे लिखा आएगा, पर आपको दोनों चीज़ ध्यान रखनी है। अभ्यास करते रहेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। तो 2E, अब देखो मैं एक बार बोल के, हिंदी में बोल के फिर इंग्लिश में ही बोलूँगा, क्योंकि बोलने में थोड़ी सुविधा रहती है। 2E जो है वो हाई कोर्ट की डेफिनेशन दे रही है, उच्च न्यायालय की डेफिनेशन दे रही है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि उच्च न्यायालय को सीआरपीसी की कौन सी धारा परिभाषित करती है, तो सीधे बोल देना है कि सीआरपीसी की धारा 2E यानी 2 अंग उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को परिभाषित कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है 2F, जिसको बोला जा रहा है 2 च, वो भारत की परिभाषा दे रहा है, यानी कि डेफिनेशन है भारत की। अब मैंने आपको इससे पहले आईपीसी पढ़ा दिया है। आईपीसी में भी भारत की परिभाषा दी हुई है। आईपीसी में भारत की परिभाषा दी हुई है सेक्शन 18 में, धारा 18 में भारत की परिभाषा दी हुई है। और सीआरपीसी की धारा 2F में यानी 2 च में भारत की परिभाषा दी हुई है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हो सकता है अलग अलग पूछ लें, आईपीसी से पूछ ले डायरेक्ट क्वेश्चन, या खाली सीआरपीसी से पूछ ले, या दोनों को कंबाइन मिला के पूछ ले कि भारत की परिभाषा आईपीसी और सीआरपीसी की किन किन धाराओं में वर्णित है, और ऑप्शन दोनों के साथ मिला के दे दे, उसी में घुमा फिरा के दे दे। तो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है और अच्छे से चीज़ों को समझना है। उसके बाद जो सेक्शन 2G है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, जिसको बोलते हैं जांच करना। देखो हम लोगों को सामान्यतः क्या बात रहती है, जब भी कोई अपराध होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया है। क्या चालू हो गया है? इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया है। और फिर हिंदी में क्या बोलते हैं कि भाई अभी जांच चल रही है। तो भाई आपकी इंग्लिश बहुत खराब है, क्योंकि जांच जो है उसके लिए इंग्लिश में वर्ड है इंक्वायरी, और जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए वर्ड है अन्वेषण। तो दोनों के ही अलग अलग मायने हैं, दोनों अलग अलग मायने रखते हैं। अब मैं आपको बताता हूं
जो धारा 2G है यानी 2(6) है, वो जांच के बारे में यानी इंक्वायरी के बारे में बात करती है, और इंक्वायरी का संबंध विचारण से बिल्कुल भी नहीं है। ये बात स्पेशली लिखी गई है, इंक्वायरी का संबंध विचारण से बिल्कुल नहीं है। विचारण मतलब क्या होता है कि कोर्ट में जो केस चलता है, जो सुनवाइयां होती हैं, ट्रायल चलते हैं, उसको बोलते हैं विचारण, उसको बोलते हैं ट्रायल। तो इंक्वायरी ट्रायल नहीं है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, जब भी कोई अपराध होता है तो उस अपराध का अन्वेषण चालू होता है। सबसे पहले क्या होता है? अन्वेषण, यानी कि इन्वेस्टिगेशन चालू होती है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद रिपोर्टें लगती हैं, पुलिस रिपोर्ट लगती है, पुलिस अपनी तरफ से चार्जशीट रिपोर्ट बना के कोर्ट में भेजती है, और उसके बाद होती है जांच। उसके बाद होती है जांच। हम एक्चुअली में इन्वेस्टिगेशन को जांच बोल रहे हैं, पर इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण है। पहले होता है अन्वेषण, उसके बाद होती है जांच, और जांच होने के बाद होता है विचारण यानी ट्रायल चलते हैं। अब एक एक करके समझते हैं। अपराध हुआ, अन्वेषण चालू हुआ, इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ। इन्वेस्टिगेशन का मतलब एक्चुअली में क्या होता है? सबूत इकट्ठा करना, साक्ष्यों को इकट्ठा करना, एविडेंसेस को कलेक्ट करना, ये होता है अन्वेषण का काम। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एविडेंसेस को इकट्ठा करता है, ये होता है इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण करना। उसके बाद वो जो सब चीज़ें उसको मिलती हैं, उसकी एक पूरा खाका तैयार करके मजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंचा देता है, और फिर मजिस्ट्रेट साहब करते हैं या करवाते हैं जांच। मजिस्ट्रेट साहब करवाते हैं, मजिस्ट्रेट या न्यायालय कह लीजिए, मजिस्ट्रेट साहब करते या करवाते हैं जांच। और जांच का मतलब ये है कि जो ये अपराध से संबंधित अन्वेषण होकर मामला मेरे पास आया है, मैं देखूं तो सही कि मामला बन भी रहा है कि नहीं। ये जो अपराध दिखाया गया है, जो आरोपी बनाया गया है, जो पीड़ित बना हुआ है, जो विक्टिम है, जो एक्यूज्ड है, ये जो पूरा मामला चल रहा है, ये जो केस मेरे पास पहुंचा है रिपोर्ट के माध्यम से, इन्वेस्टिगेशन के बाद, अब मैं जांच करके देखूं तो कि ये मामला बन भी रहा है कि नहीं। और यदि अब अगर नहीं बन रहा है तो वहीं डिसमिस हो जाएगा। अगर मामला बन रहा है, उसके बाद फिर जज साहब के सामने चलेगा ट्रायल, विचारण होगा, फिर तारीखें लगेंगी, डेट्स लगेंगी, सुनवाइयाँ होंगी, गवाहियाँ होंगी, सबूत पेश किए जाएंगे। और इस विचारण का जो अर्थ निकलता है, इस विचारण का अब मकसद क्या है? मकसद है कि जो एक्यूज्ड है, जो आरोपित है, जो आरोपी है, एक्यूज्ड है, अभियुक्त है, जिस पे अभियोजन चलाया जाना है, उसकी दोष सिद्धि हो जाएगी। भाई कोर्ट में केस चला गया तो वो दोष सिद्ध हो जाएगा, अपराधी सिद्ध हो जाएगा, मुलजिम मुजरिम बन जाएगा, या फिर वो क्या हो जाएगा, उसकी दोष मुक्ति हो जाएगी, उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होता है, देन इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है? एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद जांच होती है। जांच में क्या होता है? मामला बनता है कि नहीं बनता, ये कोर्ट देखता है। और उसके बाद विचारण में क्या होता है? दोष सिद्धि और दोष मुक्ति होती है। तो अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन करने का काम किसका है? पुलिस का है। या इन्वेस्टिगेशन करने का काम और कौन कर सकता है? अभी आगे धारा आ रही है, उसमें बताया जाएगा। या ज़्यादातर तो इन्वेस्टिगेशन कौन करती है? पुलिस करती है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है जो मिनिमम इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर होता है, 3 स्टार्स लगे होते हैं, इधर लाल और नीली पट्टी लगी होती है, जिसको चिंदी बोलते हैं, है ना, आपको पता होगा। तो या तो वो हो सकता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, या फिर न्यायालय या मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देता है कि तुम इन्वेस्टिगेट करो, और फिर उसके बाद है। तो अन्वेषण करती है सामान्यतः पुलिस, और जांच और विचारण करता है कोर्ट। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है। हम पढ़ ही रहे हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, दंड प्रक्रिया संहिता पढ़ रहे हैं, तो प्रक्रिया को ही जान रहे हैं। अब उसके बाद क्या है? ये बात हमने देख ली कि जांच एक्चुअली में क्या है, कि मजिस्ट्रेट या न्यायालय, इंक्वायरी एक्चुअली में क्या है, जांच एक्चुअली में क्या है, कि मजिस्ट्रेट या न्यायालय ये देखता है कि मामला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो मैं नहीं के लिए, आपको पता होगा, मैं नहीं के लिए नेगेटिव साइन लगा देता हूँ। मामला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये जांच का मतलब है। और इसी धारा में एक और, ये तो है एक्चुअली में प्रैक्टिकल मीनिंग है जो जांच के, पर जो धारा में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि इस संहिता के अंदर जो भी कोई जांच बताई गई है, उससे आशय है जांच का, उससे आशय है जांच का, कि जो भी इसमें इस सीआरपीसी के अंदर जो भी जांच के बारे में, इंक्वायरी के बारे में बात आई है, उससे ही मतलब है जांच का। तो मैंने आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों चीजें आपको क्लियर कर दी। अब जो अगला सेक्शन है वो है 2H, हिंदी में बोलेंगे 2J, अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन। क्लियर कर चुका हूं क्या चीज है।
अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन, जब भी कोई अपराध होता है तो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है साक्ष्यों को जुटाने के लिए, एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए। तो इन्वेस्टिगेशन क्या है? वे सभी कार्यवाहियां हैं, वे सभी कार्यवाहियां हैं, वो सभी प्रोसीडिंग्स है जो साक्ष्यों को जुटाने के लिए की जाती हैं। वो सभी कार्यवाहियां, वो सभी प्रोसीडिंग्स जो एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए यूज में आती है, उनको किया जाता है, उनको कहते हैं अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन। और कौन करता है? या तो पुलिस अधिकारी करता है या मजिस्ट्रेट के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति करता है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इनकी धाराएं आपको याद रखनी है। बहुत जबरदस्त ऑफिसर बनोगे, जबरदस्त ऑफिसर बनोगे, इस बात का ध्यान रखना। भाई साहब डंका बजा करेगा, इस बात का ध्यान रखना। अगर जो आईपीसी, सीआरपीसी जितनी मैंने पढ़ाई है, उसके बाद फिर पुलिस महकमे में जाके अच्छे से पढ़ लेना चीज़ों को, मतलब इतनी रेस्पेक्ट मिलेगी, वो दबदबा होगा तुम्हारा। दबदबा एक्चुअली में सलमान खान बन के घूसे मारने से नहीं होगा, कानून की उसमें जा रहे हो और धाराएं पटापट ऐसे बोलोगे कि भाई ये सेक्शन ये फलाने ढंग के, इसको डालो अंदर, इसको सेक्शन में अंदर डालो, तो स्वैग आ जाता है, बिना मूंछों के भी ऐंठे मारने का मन कर जाता है। तो ऐसे ऑफिसर बनोगे, अच्छे से पढ़ो। उसके बाद है, देखो लाइफ एक है और लाइफ में अपने को अपना बेस्ट वर्जन निकालना है। मौत सिर पे खड़ी है, हो सकता है मेरी आखिरी वीडियो हो जाए, हो सकता है किसी के साथ भी कुछ हो जाए, पर आज अगर मैं हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं बेस्ट बनूं। आप हो तो आप ये सोचो कि आपको बेस्ट कैसे बनना है। दुनिया की बात मत सुनो, दुनिया का काम है कहना। पहले जब मैं वीडियो बनाता था मुझे बहुत कुछ कहते थे, पर मुझे भाई सच में आप लोग बोलते हो कि आपके ऊपर ऐसी भाषा सूट नहीं करती, पर मैं सच बोलता हूँ पहले मुझे बहुत दिक्कत होती थी, लोग गालियाँ देते थे, कुछ कहते थे। अब बहुत एक दो लोग हैं कोई कहते हैं, पर सच में मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। और एक्चुअली में तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि अब कोई क्या कह रहा है। अब मुझे फ़र्क पड़ता है मेरे उन बच्चों से जिनको मेरी ज़रूरत है, मेरे उन दोस्तों से जिनको मेरी ज़रूरत है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन की बात कर लेते हैं। 2I यानी 2 झ, झंडे वाला झ, ये बात करता है न्यायिक कार्यवाही के बारे में, यानी कि जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में। न्यायिक कार्यवाही आपसे डायरेक्टली पेपर में पूछा जाएगा कि न्यायिक कार्यवाही यानी कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की चर्चा कौन से सेक्शन में है, तो आप बोल देंगे सेक्शन 2I में, यानी 2झ में है, यानी 2झ में है। और न्यायिक कार्यवाही का क्या मतलब है? देखो सिंपल सा मीनिंग है कि न्यायिक कार्यवाही कौन सी? ऐसी कार्यवाहियां जो जज के सामने होती हैं, जो मजिस्ट्रेट के सामने होती हैं, यानी कि ऐसी कार्यवाहियां जो न्यायाधीश के सामने होती हैं, न्यायिक कार्यवाहियां होती हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा इसका मीनिंग है, ये बिल्कुल सिंपल सा इसका मीनिंग है। बट इसका एक्चुअल मीनिंग अगर जो बिल्कुल सही से परिभाषा देखें अगर हम, तो ऐसी कार्यवाहियां, न्यायिक कार्यवाहियां कैसी होंगी? ऐसी कार्यवाहियां जहां पर कोई प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति, ऐसी कार्यवाहियां जिनके द्वारा कोई प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति शपथ पर साक्ष्य ले सकता है। ऐसी कार्यवाहियों को जहां पर कोई प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति शपथ पर साक्ष्य ले सकता है, न्यायिक कार्यवाहियां कहलाती हैं। समझ में आया होगा? शायद नहीं आया होगा। इतना तो क्लियर हो गया होगा कि जज के सामने की गई कार्यवाहियों को न्यायिक कार्यवाहियां कहते हैं। और अच्छे से समझते हैं, प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति, प्र हटा दो, उपसर्ग लगा हुआ है, अधिकार प्राप्त व्यक्ति यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अधिकार है कि वो साक्ष्यों को ले सके, शपथ के बाद साक्ष्यों को ले सके। तो शपथ कहाँ होती है भाई? शपथ कहाँ होती है? सामान्यतः कोर्ट में ही होती है कि भाई मैं गीता जी के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। कुरान के ऊपर रख के खाता हूँ, बाइबल के ऊपर रख के कसम खाता हूँ, और फिर मैं सारा झूठ बोल दूंगा। ठीक है, उसके बाद मतलब क्या है कि शपथ पर शपथ लेने के बाद साक्ष्य ले सकता है। ऐसे किसी भी व्यक्ति की कार्यवाही जिसको अधिकार प्राप्त है और वो शपथ पर साक्ष्य ले सकता है, न्यायिक कार्यवाहियां कहलाती हैं। शपथ पर साक्ष्य कोई गवाही दे सकता है, कोई दस्तावेज उपस्थित कर सकता है, चाहे वो कागजी हो या इलेक्ट्रॉनिक हो। कोई भी काम जो जज के सामने हो रहा है, अब प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति का मतलब सीधे जज साहब से ही है, न्यायाधीश से ही है यहाँ पे। तो ऐसी कार्यवाही जिसमें अधिकार प्राप्त व्यक्ति शपथ पर साक्ष्य ले सकता है, उसको बोलते हैं न्यायिक कार्यवाही। और एक बात ध्यान से सुन ले भैया,
ध्यान से सुन लो भैया, यदि कोई व्यक्ति शपथ लेकर झूठ बोलता है और पकड़ा जाता है तो आईपीसी के अंतर्गत यह एक अपराध है। अगर कोई व्यक्ति शपथ लेकर झूठ बोलता है तो आईपीसी की धारा 193 के अंतर्गत यह एक अपराध है और उस व्यक्ति को 7 वर्ष तक की कारावास हो सकती है, उस व्यक्ति को 7 वर्ष तक का दंड दिया जा सकता है। आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद सेक्शन 2L की बात कर लेते हैं। दो ठठेरा, ठक 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 वाला ठठेरा, दो ठ की बात कर लेते हैं। 2L की बात कर लेते हैं। असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। 2C में पढ़ के आए हैं संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। और जो संज्ञेय अपराध नहीं है, अ का मतलब क्या है, असंज्ञेय, यानी कि संज्ञेय अपराधों के उल्टे अपराध, यानी उनके विपरीत अपराध, उनको असंज्ञेय अपराध। 2C में है संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस, और 2L में है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराधों में मैंने आपको एक लिस्ट दिखाई थी सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची की, याद होगी, जमानती, गैर जमानती, संज्ञेय और असंज्ञेय, ये आपको मैंने दिखाए थे मामले। संज्ञेय अपराधों में सीधे सीधे हमने पढ़ा था कि संज्ञेय अपराध गंभीर अपराध होते हैं, संगीन अपराध होते हैं, और जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, कोई वारंट की आवश्यकता नहीं है। यह बात उसमें थी, और अच्छे से बताता हूं, याद आ जाएगा। संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची या अन्य विधि के अनुसार बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। यानी कि प्रथम अनुसूची में संज्ञेय बता दिया हो कि अपराध संज्ञेय है, या किसी अन्य अनुसूची में, किसी अन्य अनुसूची में, किसी अन्य नियम में, अन्य अनुसूची नहीं, प्रथम अनुसूची में या किसी अन्य विधि में यह बता दिया हो कि ये संज्ञेय अपराध है, तो पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। जिन अपराधों में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है और बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन 2H अन्वेषण चालू कर सकता है, उनको संज्ञेय अपराध कहते हैं। और ठीक इसका उल्टा, ऐसे अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता, यानी कि संज्ञेय मामलों में वारंट की कोई जरूरत नहीं है, पर असंज्ञेय मामलों में अगर गिरफ्तार करना है तो वारंट चाहिएगा, बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकते, और ना ही बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन यानी अन्वेषण को चालू किया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। असंज्ञेय यानी नॉन कॉग्निजेबल मामले कैसे मामले हैं, जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची या अन्य विधि के अनुसार किसी भी अपराध में जो भी प्रथम अनुसूची और अन्य विधि में असंज्ञेय बताया हुआ है उसमें बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं करेगा, और ना ही मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना इन्वेस्टिगेशन चालू करेगा, उसको बोलेंगे असंज्ञेय अपराध। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, आपको बहुत काम आने वाली है। उसके बाद सेक्शन 2M ड बात कर रहा है, ये है 2E यानी 2 अंग, और ये 2M यानी 2 ड है। इसमें अधिसूचना या नोटिफिकेशन की बात आती है। नोटिफिकेशन, देखो अधिसूचना पता ही लग रहा है, नोटिफिकेशन क्या होता है, सूचना होती है, पर जब सीआरपीसी में ये आ रही है तो इसका मतलब क्या है, अधिसूचना नोटिफिकेशन का क्या मतलब है कि राजपत्र या गजट, आपने सुना होगा गजट होता है, सरकारी गजट होता है, हिंदी में राजपत्र कहते हैं। राजपत्र यानी कि सरकार का पत्र, राजा का पत्र यानी सरकार का पत्र। तो राजपत्र या गजट में जो भी कोई सूचना प्रकाशित होती है, जो भी कोई सूचना प्रकाशित होती है गजट में या राजपत्र में, उसको अधिसूचना कहते हैं, नोटिफिकेशन कहते हैं। पेपर में आएगा अधिसूचना नोटिफिकेशन किस में है, तो 2M में है। कहते किसको है, राजपत्र या गजट में जो सूचना प्रकाशित हो गई है उसको अधिसूचना या नोटिफिकेशन कहते हैं। और राजपत्र क्या होता है, सरकार के द्वारा की गई घोषणाओं का एक खाका होता है, उसको कहते हैं राजपत्र या गजट, उसको राजपत्र या गजट कहा जाता है। उसके बाद दी मोस्ट इंपोर्टेंट 2N या 2 ढ, ढक्कन, दिमाग का ढक्कन खोलो, है ना, मस्ती में तुम बोलो, ओ बोलो बोलो बोलो, गर्मी लग रही है भैया, ठीक है, मगर हिम्मत नहीं हारनी है कभी भी। मुझे मतलब एक बिल्कुल दोस्त की तरह से लो, आप बिल्कुल दोस्त की तरह से लो, मस्ती करके पढ़ाएंगे, अच्छे समझेंगे चीज़ों को, और दरोगा बनना है भाई, बस ये बिल्कुल दिमाग में, रोटी खाओ ना खाओ, नहाओ ना नहाओ, बदबू आए शरीर से, कुछ भी हो, पर भाई पढ़ो जरूर, दरोगा बनना है भाई साहब।
और मेरे को यूपीएसआई का टॉपर राम जी की पाठशाला से चाहिए। एक वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत बच्चों ने पूछ ली, पिछले 2-2.5 महीनों से पूछ रहे हैं कि यूपीएसआई में टॉपर क्या कैसे बन सकते हैं, कितने मार्क्स लाएं, कहाँ ध्यान दें। अगर इस वीडियो को चाहते हो तो कमेंट जरूर करके बताना, फिर जल्दी ये वीडियो बनाऊंगा। यूपीएसआई का टॉपर राम जी की पाठशाला से चाहिए, ये बात का ध्यान रखना आप लोग। 2N 2ढ बात करता है अपराध के ऑफेंसेस के बारे में। 2B बात करता है आरोपों के बारे में, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। 2N बात कर रहा है अपराधों के ऑफेंसेस के बारे में। आईपीसी की धारा 40 में अपराधों की परिभाषा को समझ के आए थे, और 2N में यहां पे सीआरपीसी की धारा 2N में 2ढ में अपराध की परिभाषा है, जबकि आईपीसी की धारा 40 में, आईपीसी के सेक्शन 40 में अपराध की परिभाषा है। जिस प्रकार 2F सीआरपीसी भारत की परिभाषा दे रहा है और आईपीसी 18 में भारत की परिभाषा है, सेम हो रहा है, मतलब वहां भारत की परिभाषा सीआरपीसी में भी, आईपीसी में भी। इसी तरह आईपीसी में 40 धारा में, धारा 40 में अपराध की परिभाषा है, और सीआरपीसी की धारा 2N में अपराध की परिभाषा है। ये हमको ध्यान रखना है। अब अपराध होता क्या है? अपराध होता क्या है? अपराध एक ऐसा कार्य होता है जो तत्समय विधि के अनुसार दंडनीय हो, जो तत्समय विधि के अनुसार दंडनीय हो, यानी कि ऐसा काम जो कानूनन गलत है, ऐसा काम जो कानूनन गलत है, ऐसा काम, ऐसा कार्य जिसको कानून दंडनीय बताता है। यानी आपने कोई ऐसा काम किया जो दंडनीय है, मतलब सरकार, हमारा कानून आपको दंड देगा उसके लिए, उसको कहते हैं अपराध। और तत्समय जिस समय अपराध हुआ है, जिस समय कोई कार्य हुआ है, हमको कैसे पता लगेगा वो कार्य अपराध है कि नहीं? जिस समय वो कार्य हुआ और वो कार्य तत्समय, उसी समय किसी भी कानून में, चाहे वो आईपीसी हो या अन्य एक्ट्स हो, उन एक्ट्स में यदि उसको दंडनीय बताया गया है कि भाई तुम ये अगर काम करते हो तो ये दंडनीय है, जिस समय कार्य हुआ उसी समय, तत्समय, तत् का मतलब उसी समय, उसी समय जब वह किसी भी कानून में, किसी भी एक्ट में, किसी भी अधिनियम में दंडनीय बताया हो, तो ऐसा कार्य अपराध कहलाता है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। और आज की आखिरी धारा पढ़ रहे हैं, सेक्शन 2O, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन 2O 2 पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी। डायरेक्टली पूछेगा, बता देना है, बट इसमें एक चीज समझा देता हूं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति यदि किन्हीं कारणों से अपने पद पर ना हो तथा राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन न कर रहे हो, तो उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लेते हैं। अगर और किसी कारण से उपराष्ट्रपति महोदय ना हो, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे। जस्टिस हिदायतुल्लाह का नाम आपने जरूर सुना होगा। वो एकमात्र ऐसे न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के, जिन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला। उसी प्रकार सेक्शन 2O पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के बारे में बात करते हुए आगे बात कह रहा है, यदि किसी कारण से थाने का भारसाधक अधिकारी अनुपस्थित है, बीमार है, अपने पद पर नहीं है, तो कौन फिर थाने का भारसाधक अधिकारी होगा? ऑफिसर इंचार्ज कौन होगा? सामान्यतः थानों में आपने SHO साहब को देखा होगा, स्टेशन हाउस ऑफिसर बोलते हैं, SO को स्टेशन ऑफिसर बोलते हैं। SHO साहब होते हैं, वो इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर होते हैं। किसी कारण से वो अगर वहाँ नहीं है थाने में, किसी थाने में जो थाने के भारसाधक अधिकारी होते हैं वो सब इंस्पेक्टर भी होते हैं, पर जनरली इंस्पेक्टर होते हैं 3 स्टार्स। आप 2 स्टार्स बनोगे, 3 स्टार्स होते हैं, वो थाने के भारसाधक अधिकारी होते हैं। अगर वो थाने के भारसाधक अधिकारी किसी कारण से नहीं है, तो उनके बाद थाने में जो भी वरिष्ठ होगा, जो भी वरिष्ठ अधिकारी होगा, वही थाने का भारसाधक अधिकारी होगा, बट वो कांस्टेबल नहीं होगा। आपने देखा होगा थाने में मुख्यतः चार पोस्ट के अधिकारी लोग काम करते हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ASI, SI और इंस्पेक्टर, इतने लोग ही रहते हैं। उसके ऊपर तो सर्किल ऑफिसर हो जाता है, DSP, CO वगैरह हो जाते हैं। तो कांस्टेबल का तो मतलब ही नहीं है थाने के भारसाधक अधिकारी होने का। तो इंस्पेक्टर साहब के नीचे कम से कम 1, 2,
इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर तो होते ही हैं, 2-3 सब इंस्पेक्टर भी होते हैं। तो अब थाने का भार साधक अधिकारी कौन होगा? थाने का भार साधक अधिकारी उन सब इंस्पेक्टर्स में से जो भी वरिष्ठ होगा वो बन जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा, और अच्छे से पढ़ते रहो और भाई शेयर वेयर करते रहो, लाइक वगैरह करते रहो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्लेलिस्ट जाके चेकआउट करो। यूपीएसआई बनने के लिए खजाना भरा पड़ा है। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।